बिहार के छपरा के स्कूल में हुआ मिड डे मील हादसा पूरी तरह से लापरवाही का नतीजा था। बिहार के मुख्य सचिव ने बताया कि जिस खाने से 23 बच्चों की जान गई, उसमें तेल की जगह कीटनाशक डाला गया था। बिहार के प्रधान सचिव के मुताबिक शायद खाने में तेल की जगह कीटनाशक डाल दिया गया था। उन्होंने कहा कि खाना बनाते वक्त कढ़ाई में तेल डालते ही उसमें से काला धुआं निकला था, साथ ही उसका रंग भी काफी अजीब था। खाने में जहर कौन सा था, पॉइजन कौन सा है, क्या पड़ा है उसमें और उसकी क्वांटिटी क्या थी, इसका भी पता चल सके। क्योंकि जो बात स्पष्ट रूप से सामने आ रही है, ये नॉर्मल ऑर्डिनरी फूड पॉइजनिंग, जो कोई सब्जी बासी रह गया या दाल खराब हो गई जिससे होता है, ये फूड पॉइजनिंग का मामला से हट करके ये पॉइजन इन फूड का लग रहा है। प्रमुख सचिव ने बताया कि फॉरेंसिक रिपोर्ट कल आएगी, उसके बाद ये हालात साफ हो पाएंगे। प्रधान सचिव ने माना कि स्कूल प्रशासन ने कई स्तरों पर लापरवाही हुई। रसोइये ने तेल के रंग और रिएक्शन को लेकर शिकायत की थी, लेकिन उसे गंभीरता से नहीं लिया गया। इतना ही नहीं, मिड डे मील को बच्चों को परोसने से पहले नियम के मुताबिक चक्कर भी नहीं देखा गया था। ये जब स्पष्ट निर्देश है विभाग का कि पहले हेडमास्टर को, विद्यालय समिति के सदस्य हैं वो या रसोइया को पहले चखना है खाना, उसके बाद ही बच्चों को खिलाना है, तो तीनों पॉइंट्स पे क्लियर वायलेशन है। खाना बनाने वाली रसोइया और उसके परिवार के 9 बच्चे की इस हादसे में मौत हो गई है। इनमें उसके 3 बच्चे भी शामिल थे। छपरा में जहरीले मिड डे मील खाने से 23 बच्चों की मौत के बाद जागी है नीतीश सरकार। शिक्षा विभाग ने आज आदेश जारी कर कहा है कि रसोइये और प्रिंसिपल के चखने के बाद ही मिड डे मील बच्चों को दिए जाएंगे। इसके अलावा आदेश दिया गया है कि स्टोर के पास किसी तरह का कीटनाशक न रखा जाए। इस संबंध में राज्य के सभी अखबारों में विज्ञापन दिए गए हैं, जिनमें सभी स्कूलों से इस निर्देश का कड़ाई से पालन करने को कहा गया है। बिहार में मिड डे मील से हुई बच्चों की मौत पर राजनीति अब तक बंद नहीं हुई है। विपक्षी पार्टियों ने राज्य के शिक्षा मंत्री पीके शाही के उस बयान का विरोध किया है, जिसमें उन्होंने इसमें कोई साजिश की आशंका जताई थी। वहीं बीजेपी ने भी इसे लेकर नीतीश सरकार पर हमला बोल दिया है। आज बीजेपी ने इस घटना के विरोध में छपरा में विरोध प्रदर्शन किया, जबकि जेडीयू ने लालू प्रसाद यादव पर निशाना साधा है। हेडमिस्ट्रेस ने अपने हस्बैंड के यहाँ से लिया था और कहने की आवश्यकता नहीं है, ये स्थापित तथ्य है कि जो हस्बैंड हैं, ही इज ए वेल नोन लीडर ऑफ आरजेडी। किस हैसियत से उन्होंने बयान दिया कि ये ऑर्गेनिक फास्फोरस है, कौन से जांच रिपोर्ट के आधार पर दिया, और एक राजनीतिक दल की चर्चा करके पूरे केस को डाइवर्ट करने की कोशिश की, भ्रम में डालने की कोशिश की लोगों में। बीजेपी ने आज फिर इस घटना के लिए नीतीश सरकार को जिम्मेवार ठहराया है। बीजेपी ने कहा है कि नैतिकता के आधार पर नीतीश सरकार को इस्तीफा दे देना चाहिए। बिहार में जहरीले मिड डे मील कांड के बाद अब देश भर से मिड डे मील के खाने में आ रही है शिकायतें। आज तमिलनाडु में 100 से ज्यादा छात्राएं मिड डे मील खाने के बाद बीमार हो गई, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना तमिलनाडु के नेवेले की है। यह एनएलसी हाई स्कूल में मिड डे मील से लड़कियां बीमार हो गयी। लड़कियों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। इन छात्रों ने खाना खाने के बाद चक्कर आने और उल्टी होने की शिकायत की थी। वहीं दूसरी ओर अमृतसर के एक स्कूल में भी मिड डे मील में कीड़े मिले हैं, जबकि उत्तर प्रदेश में राज्य सरकार ने मिड डे मील के मेन्यू में पूरी सब्जी को हटा दिया। राज्य शिक्षा विभाग का कहना है कि खराब गुणवत्ता के तेल के इस्तेमाल की आशंका को देखते हुए फैसला लिया गया है। देश भर से आ रही मिड डे मील की शिकायतों के बाद सरकार की इस योजना पर सवालिया निशान खड़ा हो गया है। सवाल ये है कि क्या सरकार 12.5 करोड़ देश के बच्चों के सेहत के साथ खिलवाड़ कर रही है। दिल्ली के सरकारी स्कूल में आयरन की गोली खाने के बाद कई बच्चे बीमार हो गए। बीमार बच्चों को तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया। छपरा में जहरीला मिड डे मील खाने के बाद हुई 23 बच्चों की मौत का मामला शांत भी नहीं हुआ था कि दिल्ली के एक सरकारी स्कूल में बच्चों की बीमारी की खबर से हड़कंप मच गया। अशोक विहार क्षेत्र के सर्वोदय विद्यालय की छात्राओं को फोलिक एसिड और आयरन की गोलियां खाने के बाद उल्टी की शिकायत हुई। बीमार होने पर उन्हें तत्काल सुंदरलाल जैन अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उन्हें इलाज के बाद छुट्टी दे दी गई। बच्चों को आयरन की गोलियां चाचा नेहरू योजना के तहत दी गई थी। बुधवार को ब्लू डे के दौरान बच्चों को गोलियां बांटी गई थी। आयरन की गोली खाने की वजह से बीमार पड़े 7 बच्चे रात भर अस्पताल में ही रहे। टैबलेट्स दी गई थी, जो बाद में पता लगा कि आयरन टैबलेट्स दी गई थी। शाम तक ये बच्चे बीमार होने लगे और उनके लक्षण थे पेट में दर्द, उल्टियां और बेचैनी। स्कूलों में लापरवाही की खबरों से बच्चों के पेरेंट्स काफी डरे हुए हैं। देखना ये होगा कि सरकार ऐसी लापरवाही को रोकने के लिए क्या कदम उठाती है। एसिड अटैक के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आज अहम फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि पीड़ितों को 3 लाख का मुआवजा मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकारों को निर्देश देते हुए कहा है कि
कि तेजाब हमले में घायल हुई लड़कियों के इलाज का खर्च राज्य सरकार को उठाना होगा। एसिड अटैक पीड़ितों को 3 लाख का मुआवजा दिया जाए। हादसे के 15 दिन के अंदर 1 लाख रुपए दिए जाए। राज्य तेजाब की खुली बिक्री रोकने के लिए 3 महीने में कानून बनाए। सुप्रीम कोर्ट ने तेजाब हमले को गैर जमानती अपराध बनाने के लिए भी कहा है। गौरतलब है कि इससे पहले सुप्रीम कोर्ट में दायर अपने हलफनामे में सरकार ने कहा था कि तेजाब बेचने के लिए अब दुकानदारों को लाइसेंस लेना होगा। बिना पहचान पत्र के तेजाब नहीं दिया जाएगा। पीड़ितों के इलाज और पुनर्वास पर सुनवाई होना अभी बाकी है। सुप्रीम कोर्ट इस पर 4 महीने बाद सुनवाई करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने आज मेडिकल कोर्स के लिए होने वाले कॉमन एंट्रेंस टेस्ट को खत्म कर दिया है। कोर्ट ने एमसीआई के फैसले को खारिज करते हुए कहा कि मेडिकल काउंसिल कॉमन एंट्रेंस टेस्ट नहीं करा सकती है। सुप्रीम कोर्ट के आज के फैसले के बाद ये साफ हो गया कि अगले साल मेडिकल में दाखिले के लिए कॉमन एंट्रेंस एग्जाम नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक निजी मेडिकल कॉलेज अपने स्तर पर प्रवेश परीक्षा कराएंगे, जबकि राज्य और केंद्र सरकार अपनी प्रवेश परीक्षा अलग से कराएंगे। ये फैसला उन संस्थानों पर भी लागू होगा जिन्होंने मेडिकल कोर्स के लिए कोई प्रवेश परीक्षा नहीं करवाई है। इससे पहले मई में अपने अंतरिम आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने एमसीआई और निजी कॉलेजों को निर्देश दिया था कि वो पुराने दिशा निर्देशों के तहत प्रवेश प्रक्रिया शुरू करें। मेडिकल के क्षेत्र में अपना करियर बनाने वाले छात्रों का मानना है कि कॉमन एंट्रेंस टेस्ट से प्रवेश प्रक्रिया ज्यादा आसान और निष्पक्ष होगी। कोर्ट ने कहा कि मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश के लिए भारतीय चिकित्सा परिषद MIC की परीक्षा प्रणाली NEET निजी कॉलेजों पर नहीं थोपी जा सकती। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया कि इस फैसले का असर उन दाखिलों पर नहीं पड़ेगा जो पहले लिए जा चुके हैं। सरकार ने महिलाओं के हक को और मजबूत करते हुए विवाह कानून में बदलाव को मंजूरी दे दी है। अब महिलाओं को पति के पैतृक संपत्ति में भी हिस्सा मिलेगा। सरकार ने विवाह कानूनों को महिलाओं के प्रति और ज्यादा संवेदनशील बनाने और तलाक में बेवजह होने वाली दिक्कतों को दूर करने के लिए मैरिज एक्ट में संशोधन किया है। पति से तलाक के बाद पत्नी की पति की अर्जित संपत्ति में नहीं बल्कि पैतृक संपत्ति पर भी हिस्सेदारी होगी। इतना ही नहीं, अगर तलाक के लिए दोनों पक्ष सहमत नहीं होते तो इसका फैसला जज करेंगे। संशोधन के मुताबिक अगर पति की पैतृक संपत्ति के कई हिस्सेदार हैं, तो अदालत पूरी संपत्ति में पति के हिस्से का आकलन कर मुआवजा तय कर सकती है। अगर तलाक के लिए पति पत्नी में से किसी एक ने परस्पर सहमति से संयुक्त आवेदन नहीं दिया है, तब भी जज अपने विवेक से तलाक मंजूर करने का फैसला सुना सकते हैं। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की अध्यक्षता में बुधवार को कैबिनेट ने हिंदू विवाह कानून में संशोधन विधेयक को मंजूरी दे दी। सरकार का मानना है कि इस कानून के संशोधन के बाद तलाक के मामलों में कमी आएगी, लेकिन विरोधियों का मानना है कि इस कानून के बेजा इस्तेमाल होने के आसार ज्यादा हैं। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने 1.5 साल के भीतर तीसरी बार किया अपनी कैबिनेट का विस्तार। मंत्रिमंडल में नहीं मिली रघुराज प्रताप सिंह को राजा भैया को जगह। विधि द्वारा उत्तर प्रदेश में सीएम अखिलेश यादव की कैबिनेट का विस्तार हुआ, जिसमें 4 मंत्रियों को शपथ दिलाई गई, 2 नए चेहरे शामिल किए गए, जबकि 2 राज्य मंत्रियों की तरक्की हुई। मंत्रिमंडल में बलिया सदर से विधायक नारद राय, गाजीपुर के जंगीपुरा से विधायक कैलाश यादव और अम्बेडकर नगर से विधायक राम मूर्ति वर्मा ने कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ ली। वहीं गौरीगंज से विधायक गायत्री प्रजापति ने राज्य मंत्री के रूप में शपथ ली, लेकिन प्रजापति को स्वतंत्र प्रभार दिया गया है। लेकिन अटकलों के उलट राजा भैया को कैबिनेट में जगह नहीं मिली। इससे पहले मुलायम सिंह यादव के घर के बाहर यादव समाज के लोगों ने राजा भैया को मंत्रिमंडल में शामिल नहीं करने के लिए प्रदर्शन भी किया। अगर नेताजी देते हैं तो ये हमारी समाज की राय है, यादव महासंघ की राय है कि हम नेताजी का साथ नहीं देंगे। समाजवादी पार्टी को आगे बढ़ाने का काम किया। अब तो हमारे नौजवान और विद्वान कर्मठ मुख्यमंत्री मिल गए हैं, उनके साथ ठीक से हम लोग काम करेंगे और पार्टी को आगे बढ़ाने। कैबिनेट विस्तार में शाही इमाम बुखारी के दामाद को भी जगह नहीं दी गई। यूपी में इस मंत्रिमंडल विस्तार के साथ ही कैबिनेट में मंत्रियों की संख्या बढ़कर 58 हो गई है। समाजसेवी अन्ना हजारे ने कहा है कि वो नरेंद्र मोदी को सांप्रदायिक नहीं मानते हैं। साथ ही अन्ना ने प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह पर निशाना साधते हुए कहा कि मनमोहन सिंह ईमानदार व्यक्ति नहीं है। अन्ना ने एक बार फिर से मोदी की तारीफ करके सियासी गलियारों में हलचल तेज कर दी है। इससे पहले भी दिल्ली में जन लोकपाल के लिए अनशन के दौरान अन्ना ने नरेंद्र मोदी के विकास की तारीफ की थी, जिसकी वजह से वो विरोधियों के निशाने पर आ गए थे। अन्ना ने कहा कि मोदी के सांप्रदायिक होने का कोई सबूत अब तक उनके सामने नहीं आया है। नरेंद्र मोदी को सांप्रदायिक नेता बताती है, तो आप क्या सोचते हैं? मोदी को गैर सांप्रदायिक होने का सर्टिफिकेट देने के बाद अन्ना हजारे फिर से कांग्रेसियों के निशाने पर आ गए हैं। जो कुछ मोदी की पृष्ठभूमि और इतिहास रहा है, उसके बावजूद अगर उन्हें मोदी सांप्रदायिक नजर नहीं आते
तो अन्ना हजारे को अपने मानसिक स्वास्थ्य की जांच करानी चाहिए। अन्ना ने सभी राजनीतिक पार्टियों पर निशाना साधा है। अन्ना ने लोगों से अपील की है कि वे सिर्फ चरित्रवान व्यक्ति को ही अपना वोट दें। जम्मू कश्मीर के रामबन जिले में बीएसएफ कैंप के पास प्रदर्शन कर रहे लोगों पर बीएसएफ ने फायरिंग की। बीएसएफ की फायरिंग में 4 लोगों की मौत हो गई। जम्मू कश्मीर के रामबन इलाके में हिंसा तब भड़की जब कुछ लोगों की भीड़ ने बीएसएफ कैंप पर धावा बोल दिया। भीड़ को काबू करने के दौरान सुरक्षा बलों को फायरिंग करनी पड़ी और इसमें 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोग घायल हुए। खबर के मुताबिक रेलवे परियोजना की सुरक्षा के लिए तैनात बीएसएफ के गश्ती दल ने कल रात 1 बजे एक शख्स को दरम इलाके में संदिग्ध हालत में पकड़ा और उसको डांटा। बताते हैं इस बात से नाराज लोग बीएसएफ कैंप पर प्रदर्शन करने पहुंच गए। उग्र भीड़ को काबू करने के लिए बीएसएफ के जवानों ने गोलियां चला दी। I sincerely regret the unfortunate incidents which took place early morning. गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे ने जम्मू कश्मीर के रामबन जिले में फायरिंग की घटना की जांच के आदेश दे दिए हैं। शिंदे ने कहा कि जांच के बाद दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। दिल्ली से सटे गुड़गांव में एक जज की पत्नी की लाश मिलने से हड़कंप मच गया। पहले पुलिस इसे आत्महत्या का मामला मान रही थी, लेकिन पोस्टमार्टम की शुरुआती रिपोर्ट आने के बाद मौत की गुत्थी उलझ गई है। गुड़गांव पुलिस जहां कल तक सीजीएम रवनीत गर्ग की पत्नी गीतांजलि की मौत को आत्महत्या मान रही थी, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गीतांजलि को 3 गोलियां लगने की बात सामने आई है। इसके अलावा गीतांजलि के सिर पर भी चोट के निशान पाए गए हैं। ऐसे में गीतांजलि का परिवार इसे हत्या का मामला बता रहा है। परिवार ने शक की सुई इशारों में सीजीएम रवनीत गर्ग की तरफ उठाई है। पुलिस ये कह रही थी कि ये सुसाइड है, अब क्लियर हो गया कि ये सुसाइड नहीं है, ये मर्डर है। ये एक सोची समझी साजिश है जो रची गई है और हमारी यही गुजारिश है कि इसकी हर तरीके से तहकीकात हो। रवनीत गर्ग की सर्विस रिवॉल्वर वहाँ कैसे पहुँची? रवनीत गर्ग का लाइसेंसी रिवॉल्वर वहाँ कैसे पहुँचा? पहले उसके सिर में डंडा मारा, फिर उसके ऊपर 3 गोलियां दागी गई। सीजीएम रवनीत की पत्नी गीतांजलि की मौत के हाई प्रोफाइल मामले में गुड़गांव पुलिस सीधे तौर पर कुछ भी कहने से बच रही है। हम लोगों को इस तरीके के मामलों में कोई जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है। गुड़गांव पुलिस के सामने सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर गीतांजलि ने आत्महत्या की तो उसने खुद को 3 गोली कैसे मारी। सवाल ये भी है कि घर से दूर पुलिस लाइन में जाकर सीजीएम रवनीत गर्ग की पत्नी ने क्यों किया सुसाइड। पाकिस्तान की बहादुर बेटी मलाला के बुलंद हौसले के सामने झुक गया है तालिबान। तालिबान के कमांडर ने मलाला को चिट्ठी लिखकर उन पर हुए हमले पर जताया है अफसोस। संयुक्त राष्ट्र में दिए गए मलाला के भाषण के बाद तालिबान कमांडर अदनान राशिद ने मलाला को चिट्ठी लिखी है। चिट्ठी में तालिबानी कमांडर ने कहा है कि मैं चाहता हूं कि आप घर वापस आएं और इस्लामी संस्कृति अपनाकर अपने ही किसी पास के मदरसे में पढ़ाई करें। आप अपनी कलम का इस्तेमाल मुसलमान समुदाय के भले के लिए करें। गौरतलब है कि अक्टूबर 2012 में स्कूल जाते वक्त तालिबान ने मलाला पर हमला करते हुए उनके सिर पे गोली मार दी थी, जिसके बाद वो इलाज के लिए ब्रिटेन चली गई थी। मलाला अपने परिवार के साथ अभी भी ब्रिटेन में ही है। संयुक्त राष्ट्र में दिए गए अपने संबोधन में मलाला ने तालिबान पर नरम रुख अपनाते हुए कहा था कि वो किसी के खिलाफ नहीं है। वो चाहती हैं कि तालिबान और आतंकवादियों के भी बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले। हैदराबाद पुलिस ने शादी के नाम पर ठगी करने वाले गिरोह का किया है पर्दाफाश। यह गिरोह करीब 150 से भी अधिक लोगों को अपनी ठगी का शिकार बना चुका था। पुलिस की गिरफ्त में खड़ी ये दोनों ठग दूसरी और तीसरी शादी कराने का झांसा देकर लोगों को लाखों का चूना लगा देते थे। पुलिस के मुताबिक दोनों ही आरोपी पहले अपनी शादी कराने के चक्कर में खुद एक मैरिज ब्यूरो के ठगी का शिकार हो चुके थे। बस इसी बात का बदला लेने के लिए और ज्यादा पैसे कमाने के चक्कर में दोनों ने फर्जी मैरिज ब्यूरो खोला और लोगों को ठगना शुरू कर दिया। आरोपी अखबारों में हर 10 दिन में शादी कराने के लिए विज्ञापन छपवाते और तलाकशुदा लोगों की दूसरी तीसरी शादी कराने का लालच देते। शादी कराने के एवज में ये शातिर ठग लोगों से अपने अकाउंट में 5 से 10 हजार रूपए डालने को कहते और जब कोई इनके जाल में फंस जाता तो ये ठग रफू चक्कर हो जाते थे। यहाँ तक कि अपना मोबाइल नंबर भी बदल लेते थे। पुलिस ने ठगों के पास से 2 गाड़ियाँ भी बरामद की है। पुलिस ने मामले से जुड़े दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक इन लोगों ने बैंक अकाउंट खोलने और सिम कार्ड खरीदने के लिए फर्जी कागजातों का इस्तेमाल किया।